आचार्य प्रशांत जी की किताब अंधविश्वास मानने से पहले जानो का एक बड़ा ही दिलचस्प चैप्टर है, जब घर में किसी को भूत चढ़ते हों। और ये जो सामग्री है ना, ये इस धारणा की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा देती है कि बड़ी बड़ी डिग्रियां और नए गैजेट्स इंसान को तार्किक बनाते हैं। हाँ, और यही तो मुझे सबसे बड़ा रहस्य लगता है। मतलब हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए कोड लिख रहा है, हम मंगल ग्रह पर रोवर भेज रहे हैं, तकनीक अपने बिल्कुल चरम पर है। बिल्कुल। फिर भी हम देखते हैं कि लोग अभिमंत्रित जल पी रहे हैं, किसी खास रत्न वाली अंगूठियां पहन रहे हैं और नेगेटिव एनर्जी या भूत प्रेत जैसी चीजों से डर रहे हैं। सही बात है। मतलब शिक्षा और तकनीक के इस अभूतपूर्व फैलाव को देखते हुए तो ये उम्मीद की जानी चाहिए थी ना कि अंधविश्वास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पर ऐसा हुआ क्यों नहीं? तो ना, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। हमें अक्सर लगता है कि जानकारी यानी इंफॉर्मेशन और विवेक यानी विजडम दोनों एक ही चीज हैं। अच्छा। पर ऐसा है नहीं। आज की जो नई पीढ़ी है, जो बहुत ही शानदार अंग्रेजी बोलती है, बड़ी मल्टीनेशनल में काम करती है और खुद को बहुत सोफिस्टिकेटेड मानती है। हाँ, बिल्कुल। वो पीढ़ी असल में अपने माता पिता या दादा दादी से भी ज्यादा अंधविश्वासी हो सकती है। वेट मिनट, ये कैसे संभव है? मेरा मतलब है, जो इंसान दिन भर डेटा, कोडिंग और लॉजिक पर काम कर रहा है, वो किसी अशिक्षित व्यक्ति से ज्यादा अंधविश्वासी कैसे हो सकता है? ये तो पूरी तरह से अतार्किक बात लग रही है मुझे पता है, ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन इसे समझने के लिए हमें भारतीय दर्शन की उस चक्रीय अवधारणा को देखना होगा जिसका जिक्र हमारी आज की सामग्री में किया गया है। चक्रीय अवधारणा मतलब समय का चक्र? हाँ, भारत में समय को हमेशा चक्रीय माना गया है। जैसे सतयुग के बाद कलयुग का आना, इसका एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ है। आप बाहर कितनी भी भौतिक तरक्की कर लें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्रांति ले आए, सुख सुविधाओं का एकदम अंबार लगा दें, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि इंसान के भीतर का अंधेरा कम हो गया है। बाहरी तकनीक जो है ना, वो भीतर के बोध का प्रकाश पैदा नहीं कर सकती। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरी बात है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी के जरिए देखूं जो मेरे दिमाग में अभी आ रही है। हाँ, बताइए। तो ये कुछ ऐसा है कि हमने एक बहुत ही शानदार एकदम 6 लेन सुपरफास्ट हाईवे तो बना दिया है और उस पे दौड़ने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन कार भी दे दी इंसान को। बिल्कुल। लेकिन जो ड्राइवर उस कार को चला रहा है, उसकी आंखों पर एक घनी सी पट्टी बंधी हुई है। तो कार यानी हमारी तकनीक जितनी तेज होगी, दुर्घटना यानी अंधविश्वास का फैलना उतनी ही भयंकर होगी। क्या बात है, ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। हमारी जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है ना, वो केवल तथ्य या फैक्ट्स रटवा रही है। स्कूलों के पाठ्यक्रम जैसे सीबीएसई या एनसीईआरटी में विज्ञान का जो मूल स्वरूप था, उसे धीरे धीरे कम किया जा रहा है। हाँ, ये तो मैंने भी नोटिस किया है। विज्ञान का मतलब केवल ये जानना नहीं है कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है। विज्ञान का असली मतलब है सवाल पूछने की क्षमता विकसित करना, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होना। सही बात है। और जब आप बच्चों से सवाल पूछने की वो क्षमता ही छीन लेते हैं, तो उनके हाथ में जो वो महंगा स्मार्टफोन है, वो अंधविश्वास को खत्म करने का हथियार नहीं बनता, बल्कि वो अफवाहों को फैलाने का हथियार बन जाता है। एग्जैक्टली। वो अफवाहों और झूठी मान्यताओं को फैलाने का सबसे तेज वाहन बन जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि तकनीक समस्या नहीं है, समस्या वो खालीपन है जो तर्क क्षमता के न होने से पैदा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन मुझे यहाँ एक शंका आ रही है। चलिए, मान लिया कि शिक्षा प्रणाली में खामी है, लेकिन जब किसी इंसान के सामने कोई अंधविश्वास परोसा जाता है, मान लीजिए कोई बाबा उसे एक गिलास पानी देकर कहता है कि इसे पी लो, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। हाँ? तो वो इंसान खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? मतलब वो इतनी आसानी से घुटने क्यों टेक देता है? एग्जैक्टली। क्योंकि वहां ना एक बहुत ही खतरनाक मानसिकता काम कर रही होती है। इसे हम मेरा क्या जाता है सिंड्रोम कह सकते हैं, या इंग्लिश में द व्हाट्स द हार्म फैलेसी। मेरा क्या जाता है सिंड्रोम। हाँ, ये तर्क सुनने में बड़ा मासूम और भोला लगता है। आम आदमी सोचता है, यार मुझे पता है कि ये बाबा 99% झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या पता 1% सच हो। अरे हाँ, ये तो बहुत ही कॉमन सोच है। तो फिर खतरा क्यों मोल लेना? पानी ही तो है, पी लेने में मेरा क्या नुकसान है? कोई मेरा काम तो नहीं रुक रहा। हाँ, ये डायलॉग तो मैंने भी बहुत बार सुना है दोस्तों और रिश्तेदारों से। लोग कहते हैं, मानने में कोई बुराई तो नहीं है, शायद कुछ फायदा ही हो जाए। बिल्कुल। लेकिन असल में मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा समझौता है। अगर मैं इसे फिर से अपनी उसी कंप्यूटर वाली भाषा में समझाऊं तो ये अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में एक छोटी सी बैकडोर एंट्री देने जैसा है। अच्छा, वो कैसे?
आपको लगता है कि एक छोटी सी अनजान फाइल या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में क्या बुराई है? ये कोई मेरा पूरा सिस्टम थोड़ी क्रैश कर रही है। लेकिन असल में वो एक ट्रोजन वायरस होता है। समझ रही हूँ। वो चुपचाप सिस्टम में बैठ जाता है और समय के साथ धीरे धीरे आपके पूरे विवेक, आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है, उसको करप्ट कर देता है। ये उदाहरण बहुत हद तक सही है, लेकिन इसमें एक छोटा सा, जब आप उस 1% संभावना के डर से, उस खौफ से वो अभिमंत्रित जल पीते हैं, तो आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। पानी तो पानी है। हाँ, पानी से क्या ही होगा। लेकिन जो असली और भयानक नुकसान है वो मनोवैज्ञानिक स्तर पर होता है। आपने एक झूठ के आगे अपना सिर झुका दिया। और एक बार सिर झुका तो फिर इंसान झुकता ही चला जाएगा। बिल्कुल। एक बार जब आप डर के कारण किसी अतार्किक चीज के आगे झुकते हैं, तो आप अपनी सच्चाई को देखने की जो जिज्ञासा है, अपनी जो क्यूरियोसिटी है, अपना साहस, अपनी वीरता, सब गंवा देते हैं। बाप रे। इंसान अंदर से खोखला होने लगता है। जो व्यक्ति हर चीज से डरता है कि कहीं बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो मेरा नुकसान ना हो जाए, या ये खास दिन है, आज ये काम नहीं करना है। हाँ, मंगलवार को बाल नहीं काटने या कुछ ऐसा। एग्जैक्टली। वो व्यक्ति भीतर से बहुत ही असुरक्षित और रूखा हो जाता है। उसके जीवन से प्रेम खत्म हो जाता है और एक छिपी हुई हिंसा जन्म लेती है। और ये सब उसी एक छोटे से समझौते से शुरू होता है, जिसे आपने मेरा क्या जाता है कहकर अपनाया था। ये तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है कि एक छोटा सा मानसिक समझौता आपके पूरे व्यक्तित्व को इतना बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है। लेकिन फिर एक सवाल ये उठता है कि जब हम देखते हैं कि हमारा कोई दोस्त या हमारे परिवार का कोई सदस्य इस तरह के वायरस से करप्ट हो रहा है, तो हम उसे तर्कों से समझा क्यों नहीं पाते? मतलब अगर कोई कह रहा है कि इस खास अंगूठी से मेरी किस्मत बदल जाएगी, तो हम उसे सीधा विज्ञान का कोई नियम क्यों नहीं पढ़ा सकते? हमारे तर्क या बहस काम क्यों नहीं आती वहां? इसे दर्शन शास्त्र की दुनिया में या फिलॉसफी में फॉल्सिफिकेशन की समस्या कहते हैं। कोई भी चीज विज्ञान के दायरे में तभी आती है जब उसे गलत साबित करने का या फॉल्सिफाई करने का कोई तरीका मौजूद हो। अच्छा। सामग्री में इसका एक बहुत ही खूबसूरत और सरल उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए कि मेज पर एक बर्तन में उबलता हुआ पानी रखा है। ठीक है। अगर कोई दावा करता है कि इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, तो आप एक थर्मोमीटर ला सकते हैं, उसे पानी में डाल सकते हैं और तुरंत साबित कर सकते हैं कि वो दावा सही है या गलत, क्योंकि इसे मापा जा सकता है। हाँ, वो तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव सी बात होगी, समझ गया। लेकिन अगर कोई इंसान आपसे आगे कहे कि इस कमरे में 3 तरह की अदृश्य आत्माएं घूम रही हैं, या फला व्यक्ति के पास से नेगेटिव एनर्जी की तरंगें आ रही हैं, तो आप क्या करेंगे? वही तो। हवा में थर्मोमीटर तो डाल नहीं सकते। आप किसी भी वैज्ञानिक उपकरण से साबित ही नहीं कर सकते कि वो इंसान झूठ बोल रहा है। और यही अंधविश्वास की सबसे बड़ी ढाल है। वो ऐसी मान्यताओं का पूरा एक महल खड़ा कर देता है जिन्हें वैज्ञानिक रूप से मापना या खारिज करना असंभव होता है। इंसान के दिमाग की एक और कमजोरी है, जिसे हम कॉरिलेशन और कॉजेशन के बीच का भ्रम कहते हैं। मतलब सहसंबंध और कारण के बीच का फर्क ना समझ पाना। हाँ, ये तो साइकोलॉजी में काफी पढ़ाया जाता है। सामग्री में ना एक व्यापारी और अंगूठी का बड़ा ही सटीक उदाहरण है। किसी व्यापारी ने कोई खास अंगूठी पहन रखी थी। एक दिन उसने किसी कारणवश वो अंगूठी उतार दी और इत्तेफाक से उसी दिन उसे व्यापार में भारी घाटा हो गया। ओहो, अब उस व्यापारी के दिमाग में ये बात एकदम कॉन्क्रीट की तरह बैठ जाएगी कि घाटा जो है वो अंगूठी उतारने की वजह से ही हुआ, जबकि घाटे का असली कारण बाजार का कोई उतार चढ़ाव या उसका खुद का कोई गलत निर्णय हो सकता है। लेकिन अब ये साबित करना तो लगभग असंभव है कि अंगूठी और घाटे के बीच कोई संबंध नहीं है। हाँ, कोई कनेक्शन ही नहीं है। जो एक बार इस मानसिक जाल में फंस गया, वो तो बुरी तरह फंस गया। और ये जाल सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहता ना। हमने अक्सर देखा है कि मंगल या शनि के भारी होने के नाम पर या कुंडलियां न मिलने के नाम पर लोगों के शादी विवाह तक रोक दिए जाते हैं। हाँ, ये तो हमारे समाज में बहुत होता है। पूरी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। अब यहाँ कोविड-19 के दौर का एक बहुत ही शानदार उदाहरण जो स्रोत सामग्री में दिया गया है, जरा उस पे गौर कीजिए। अच्छा। बीमारी लगने में कितनी मेहनत लगती है? बीमारी लगने में मतलब कोई मेहनत नहीं। आप बस किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए या हवा से वायरस आपके अंदर चला गया, ये तो बिना किसी कोशिश के अपने आप ही हो जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन जब एक बार आप कोविड से संक्रमित हो जाते हैं, तो अपना स्वास्थ्य वापस पाने के लिए, उस वायरस को शरीर से निकालने के लिए कितना भारी श्रम करना पड़ता है। बहुत ज्यादा। दवाइयाँ, आइसोलेशन, इम्यूनिटी बढ़ाने की पूरी जद्दोजहद। बस अंधविश्वास भी बिल्कुल ऐसी ही एक बीमारी है। इसे अपनाना दिमाग के लिए बहुत आसान है। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव ईज कहता है।
कॉग्निटिव ईज। हाँ, डरो और मान लो। इसमें दिमाग को कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन इस अंधविश्वास से बाहर निकलने के लिए, सवाल उठाने के लिए, तर्कों की कसौटी पर चीजों को कसने के लिए भारी मानसिक श्रम करना पड़ता है, जो हर कोई नहीं करना चाहता। ये तो बहुत डरावना है, क्योंकि अगर ये एक संक्रामक बीमारी है तो सोचिए कि एक घर में 6 सदस्य रहते हैं, उनमें से अगर एक भी सदस्य इस कॉग्निटिव ईज का शिकार हो जाए, किसी अंधविश्वास के जाल में फंस जाए, तो उसका डर और उसका भ्रम बाकी के 5 लोगों का जीवन भी नर्क बना सकता है। बिल्कुल बना सकता है। वो एक संक्रमित व्यक्ति पूरे घर के विनाश का कारण बन सकता है। और इसी खतरे को देखते हुए ना, आज की जो सामग्री है वो एक बहुत ही सख्त चेतावनी देती है। चेतावनी ये है कि अब किनारे पर बैठकर तमाशा देखने का या खुद को तटस्थ यानी न्यूट्रल बताने का समय खत्म हो चुका है। अच्छा। जब बीमारी आपके बेडरूम और आपके ड्राइंग रूम तक पहुंच चुकी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे क्या लेना देना। तो फिर समाधान क्या है इसका? अगर बहस काम नहीं आती तो हम करें क्या? क्या हमें उन लोगों से लड़ना शुरू कर देना चाहिए? लड़ना नहीं, बल्कि सक्रिय प्रतिरोध करना है, एक्टिव रेजिस्टेंस। वो कैसे? अब हर समझदार व्यक्ति को एक सक्रिय कार्यकर्ता बनना होगा। अगर आपके आसपास, चाहे वो आपका व्हाट्सएप का फैमिली ग्रुप हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, या घर की डाइनिंग टेबल ही क्यों ना हो, अगर कोई भी अंधविश्वास फैला रहा है, तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप वहां हस्तक्षेप करें। आप उन्हें तर्कों के साथ ज्ञान के 2 शब्द बोलें। आप उन्हें ये बताएं कि वो किस डर के शिकार हो रहे हैं। तो मतलब हमें चुप नहीं रहना है? बिल्कुल नहीं। सामग्री इसे हमारे अस्तित्व की लड़ाई मानती है, एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानती है। अस्तित्व की लड़ाई, यार ये शब्द बहुत भारी है। मतलब ये सिर्फ सही या गलत की बहस नहीं रह गई। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि इंसानियत का भविष्य क्या होगा। हाँ, क्योंकि हमारे दर्शन में परम सत्य को सच्चित आनंद कहा गया है। अच्छा। अगर सत्य यानी सत ही नहीं बचेगा तो चेतना और आनंद कहाँ से आएगा? सही कहा। अगर हमारा पूरा समाज ही झूठ और डर की नींव पर खड़ा हो जाएगा तो हम इंसान कहलाने के लायक ही कहाँ बचेंगे? और जो लोग इस सत्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, जो संस्थाएं या व्यक्ति अंधविश्वास की जड़ों पर प्रहार कर रहे हैं, उनका रास्ता भी बिल्कुल आसान नहीं है। हाँ, वो तो है। सामग्री में आचार्य प्रशांत जी अपनी संस्था के काम का जिक्र करते हुए बताते हैं कि एक समय था जब वे खामोशी से अपना काम कर रहे थे, रडार के नीचे, किसी का उन पर खास ध्यान नहीं था। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उनकी आवाज बड़ी हो रही है, सत्य का प्रभाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे बड़ी बड़ी अंधी और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें इसे अपने लिए एक सीधा खतरा मान रही हैं। यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है आपसे। हाँ, पूछिए। जब कोई व्यक्ति समाज में सच बोलता है और लोगों को तार्किक बनने को कहता है, तो ये जो पूरा सिस्टम है या जो अंधी ताकतें हैं, वो उस व्यक्ति से ज्ञान या तर्क के स्तर पर बहस क्यों नहीं करती? वो सामने आकर ये क्यों नहीं कहती कि आप गलत बोल रहे हैं, हमारा अंधविश्वास ही सही है? क्योंकि वे ऐसा कर ही नहीं सकती। ये संभव ही नहीं है उनके लिए। क्यों? अगर वे सीधे तौर पर ज्ञान का विरोध करेंगी तो समाज के सामने उनका अपना पाखंड और उनका जो असली चेहरा है वो बेनकाब हो जाएगा। कोई भी ताकत खुलकर ये नहीं कह सकती कि उसे सत्य से नफरत है। हाँ, ये बात तो लॉजिकल है। इसलिए ये ताकतें दूसरा रास्ता अपनाती हैं, चरित्र हनन का रास्ता, जिसे स्लैंडर कैंपेन कहते हैं। ओह, तो वो सीधे इंसान पर हमला कर। वे झूठे आरोप लगाती हैं, बदनामी के अभियान चलाती हैं, ताकि जो सच बोलने वाला व्यक्ति है उसकी विश्वसनीयता या क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो जाए। उनका एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि आम जनता उस व्यक्ति की बात सुने ही नहीं। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जनता ने बात सुन ली और समझ ली तो उनका जो ये डर का कारोबार है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो बहुत ही सुनियोजित और कुटिल रणनीति है। मतलब अगर संदेश को नहीं मार सकते तो संदेशवाहक को ही बदनाम कर दो। हाँ, यही होता है। और इसीलिए शायद स्रोत सामग्री में ये आह्वान किया गया है कि अब ये काम किसी एक व्यक्ति या संस्था का व्यक्तिगत काम नहीं रह गया है। ये सारा ज्ञान, सारी समझ अब पब्लिक डोमेन में है। ये सार्वजनिक संपत्ति बन चुकी है। सही बात है। ज्ञान कभी भी निष्क्रिय या स्टैटिक नहीं रह सकता। जब सत्य पर चारों ओर से हमले हो रहे हों, एक तरह की घेराबंदी हो रखी हो, तो सिर्फ सत्य को जानना और कमरे में बैठकर मुस्कुराना काफी नहीं होता। हाँ, वो तो कायरता होगी। सत्य के बचाव में आवाज उठाना अब एक अनिवार्यता है। जो बात आपको समझ आ गई है, जिसने आपका खुद का जीवन बदला है, उसे दूसरों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। समाज में फैले अज्ञानता के अंधेरे का सक्रिय विरोध करना अब इसे सुनने वालों की भी जिम्मेदारी है।
अब श्रोता को सिर्फ श्रोता नहीं, योद्धा बनना होगा। क्या बात है। तो आज की इस लंबी और बहुत ही गहरी चर्चा के धागों को अगर हम समेटने की कोशिश करें तो हमने ये समझा कि अंधविश्वास सिर्फ गांव देहात या पुराने जमाने की कोई भूली बिसरी कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये आज हमारे पॉकेट में रखे स्मार्टफोन के रथ पर सवार होकर पहले से कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है। हमने देखा कि कैसे मेरा क्या जाता है या मान लेने में क्या बुराई है, कि जो मानसिकता है वो एक बहुत ही मीठा लेकिन बहुत घातक जहर है जो धीरे धीरे हमारे विवेक और सोचने समझने की आजादी को मार देता है। सही बात है। और सबसे बड़ी बात, ये लड़ाई सिर्फ दूसरों को बचाने की या किसी बहस को जीतने की नहीं है। ये अपने खुद के सत्य और अपने वजूद को बचाने की लड़ाई है। बिल्कुल। और यहाँ ना हम ये भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमारी इस गहन चर्चा का उद्देश्य केवल और केवल स्रोत सामग्री में जो दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विचार थे उनका विश्लेषण करना था। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। आज की ये चर्चा वाकई बहुत सी परतें खोलने वाली रही। अब एक बहुत ही गहरा विचार हम सबको सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। जरा अपने जीवन के उन फैसलों पर नजर डालिए जिन्हें हम बहुत व्यावहारिक या प्रैक्टिकल मानते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि किसी बहुत ही मामूली से फायदे के लिए या किसी अनजाने से नुकसान के डर से हमने भी किसी छोटे से झूठ के आगे अपना सिर झुका दिया हो? ये सोचने वाली बात है। शुरुआत हमेशा ना एक छोटे से समझौते से होती है, लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि क्या इंसानी आज़ादी और हमारी सोचने की क्षमता इतनी सस्ती है कि उसे किसी काल्पनिक डर के हाथों सुनने वालों को इस बात पर एक बार सोचना जरूर चाहिए कि जो झूठ आज बहुत छोटा लग रहा है, कहीं कल वही झूठ हमारे जीवन के बड़े बड़े फैसले तो नहीं लेने लगेगा। इस पर गहराई से विचार कीजिएगा।